A very good morning. So now we are on the last act, that is Industrial Dispute Act 1947. अभी तक हमने इतने सारे लेबर एक्ट्स देखे समरी में. हमने बेसिक फैक्ट्रीज एक्ट देखा, पीएफ एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, बोनस एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स देखे. ठीक है, डिसेबिलिटी पर्सन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. तो ये लास्ट एक्ट है जो थोड़ा सा लेंगी, बट यस इट्स अ गुड एक्ट. ठीक है, 1947. सी ईयर से समझता रहेगा 1947 इंडिपेंडेंस. सी इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देख रहे हो इंडिपेंडेंस पे इंडिया का क्या सिनेरियो था. इंडिया was and is an agricultural or agrarian country, ये बात तो क्लियर है. बट इंडिया स्लोली केम टू नो कि भाई इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत जरूरी है. सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी चलाकर नहीं चलेगा. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है और उनको भी ग्रो होना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बाहर से हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना बात. फिर उसके बाद चीपर गुड्स बनेंगे, लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग, टी शर्ट्स बन रहा है, वॉचेस बन रहा है. आज ये भी तो इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए. सब बाहर से इंपोर्ट करेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर करेंगे, कैसे चलेगा. बट बाद में जैसे इंडस्ट्री होते गए तो एक तरफ प्रोड्यूसर्स और एक तरफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये फाइट्स बहुत कॉमन थे. कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से गलत हो रहा है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर पे प्रेशर डाल रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब स्ट्राइक पे जा रहे हैं. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम से निकाल रहा है. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम से निकालेगा, जैसे आज जो इंडिया में सिचुएशन है, इन वायरस, कोरोना वायरस, आज सब काम से निकालेंगे तो वो लोग कहाँ रहेंगे, उनका घर कैसे चलेगा. समझो मेरी बात. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. दिस वॉज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, द फाइट बिटवीन द ओनर एंड द एम्प्लॉयज, जिसके वजह से यार ओनर झगड़े या एम्प्लॉय झगड़े या दोनों झगड़े, इंडिया का लॉस है. ओनर बोलता है मैं एम्प्लॉय को निकालूंगा, तो अरे इंडिया का बंदा अनएम्प्लॉयड हो रहा है. एम्प्लॉय बोलता है कि मेरी मांगी पूरी करो, हम स्ट्राइक करेंगे, तो ओनर का नुकसान है, मैन्युफैक्चरर बिजनेस पे कोई आएगा नहीं. दोनों का नुकसान, अल्टीमेटली देश का नुकसान. तो ये डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्ट आया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. अभी एक्ट है क्या? सबसे पहले इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट टू हैव इंडस्ट्रियल पीस. भाई एम्प्लॉयर भी खुश रहे, एम्प्लॉय भी खुश रहे, इंडस्ट्री चलते रहे. और अगर इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि ये प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट को हम कैसे सेटल करें. समझो मेरी बात. तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, सिक्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी. जस्ट होल्ड करो. सिक्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी, मशीनरी एंड प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि भाई कोई इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन गलत कौन सही, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस करेंगे. एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड नेगोशिएशन. हार्मनी कैसे आएगी? अगर हम उनके बीच में सेटलमेंट लाएं. हार्मनी कैसे आएगी? हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करें, तब जाकर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी होगी. इज इट राइट? तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया. और व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब एम्प्लॉयर ने या तो एम्प्लॉई को डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, निकाल दिया, रिट्रेंच कर दिया, ये एक सब वर्ड है, टर्मिनेट कर दिया, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है. क्यों निकाला? अरे आज भाई उसका भी घर है, आज वो एक कमाता है, 4 लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है ना बात. या फिर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन है, दिस इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. व्हाट इज द मीनिंग? कि एम्प्लॉयर हैज डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच, टर्मिनेटेड. डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच, टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ वर्कमैन. एम्प्लॉय को काम से निकाला. भाई खड़े खड़े वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, खाने के बंदे. आज अब देख ही रहे देश में लेबर्स इतने बाहर रोड पे आ गए. या फिर एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इस चीज को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. हमारी लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर रिमूविंग द एम्प्लॉय फ्रॉम द वर्क. दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. सो what are the various ways through which dismiss is called as industrial dispute? ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है. डिसमिसल ऑफ वर्कमैन, डिस्चार्ज ऑफ वर्कमैन, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन. अब डिसमिसल, डिस्चार्ज एंड बेसिकली टर्मिनेशन एक ही है. रिट्रेंचमेंट आगे जाके ऑलमोस्ट सब सेम ही है. ठीक है, बट आपको मैं थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस जो है आगे बताऊंगा, जो एक टॉपिक आएगा रिट्रेंचमेंट के बारे में. वेदर द एम्प्लॉय, डिसमिस सस्पेंड करना, डिस्चार्ज उसको निकाल देना, टर्मिनेशन निकाल देना, रिट्रेंच करना एम्प्लॉयज को काम से निकालना, जैसे बहुत सारे आईटी कंपनीज कर रहे हैं आज, रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं कि भाई 10,000 एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, या 10-15,000 एम्प्लॉय को काम से, रिट्रेंचमेंट लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, रिट्रेंचमेंट 1 to 1 कर रहे हैं,
डिस्चार्ज, एंड थोड़े दिन के लिए ये कर रहे डिसमिस, सस्पेंड करना। समझो मेरी बात। तो ये सब तरीके, ये सब क्या माना जाएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या माना जाएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है ना बात। अब ये सब डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए यहां पर बोला गया यू हैव टू क्रिएट अ वर्किंग और वर्क्स कमिटी। वर्क्स कमिटी हर एक कंपनी के अंदर रहेगा जहां पर भी 100+ एम्प्लॉइज है। जहां पर भी 100+ एम्प्लॉइज, अच्छा बात। अरे यार आप सोचो, आपने 10 एम्प्लॉय काम पे रखे, सैलरी दे रहे एवरी मंथ, सोचो आप कितना पावर है। 10 भी 100+ एम्प्लॉइज, आप 100 घर 100 फैमिली संभाल रहे, आप उनको सैलरी दे रहे, आज उनका घर चल रहा है। तो 100+ एम्प्लॉइज है, वहां पर एक वर्क्स कमिटी फॉर्म होनी चाहिए। जो भी कमिटी में जितने भी लोग आप अपॉइंट कर रहे हो, इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी उसमें रहना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे 2 लोग हैं तो एम्प्लॉय 2 लोग, मतलब कल बायसनेस नहीं, न्यूट्रल डिसीजन रहना चाहिए। और ये लोग क्या करेंगे? जो डे टू डे प्रॉब्लम एम्प्लॉय फेस कर रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आज उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये डे टू डे प्रॉब्लम्स वहां पर सॉर्ट आउट करेंगे। एम्प्लॉय के वर्क्स कमिटी को कंप्लेन करेंगे, वर्क्स कमिटी उसके ऊपर डिसीजन लेंगे और एम्प्लॉयज के लिए, उनके लिए काम करेंगे। तो बेसिकली वर्क्स कमिटी कौन फॉर्म करेगा? जो एस्टैब्लिशमेंट में 100 से ज्यादा लोग हैं। क्लियर सर? क्या कॉम्पोजिशन रहेगा? इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स। सर ये लोग क्या करते हैं? डे टू डे प्रॉब्लम्स को क्लियर करते हैं। समझे मेरी बात? सिमिलरली गवर्नमेंट विल अपॉइंट कंसीलिएशन ऑफिसर, who will appoint appropriate government, who will appoint appropriate government, who is appropriate government? माइंस वगैरह के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। ये ऑफिसर क्या काम करेगा? ऑब्वियसली अब ये गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एक मीडिएटर का काम करेगा। अरे जैसे 2 दोस्तों में झगड़ा होता है तो आप बीच में आते, रुक रुक मेरी बात सुनो, तू ऐसा मत बोल, तू ऐसा बोल, आप मीडिएटर का काम करते हो, राइट? तो ये एक मीडिएटर का काम करेगा कि देखो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रास्ता नहीं निकल रहा तो ये बीच में घुसेगा और इनके बीच में ये सारे डिफरेंसेस क्लियर करने की कोशिश करेगा। देखो रीड करते हैं आप। He acts as a mediator to resolve the dispute. He report to the appropriate government if dispute is not resolved, initiate conciliation and try to settle disputes regarding strikes and lockouts. Conciliation word आपने सुना है जीआईजीएल के अंदर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, बराबर है? तो डिस्प्यूट रिगार्डिंग स्ट्राइक लॉकआउट खत्म करने की कोशिश करेगा। स्ट्राइक चल रहा है, हमारी मांगे पूरी करो, लॉकआउट फैक्ट्री बंद कर दिए, ये सब उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, राइट? सिमिलरली मीडिएटर का काम करेगा और अगर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं होता है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सेंड करेगा तो कि गवर्नमेंट आगे जाकर इसका पूरा एक्शन लेगा। समझो मेरी बात? तो आई वांट यू गाइस टू राइट डाउन दिस, हमने जितना पढ़ा है, ठीक है ना बात? हेडिंग आपने लिख लिया होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के बारे में, ठीक है? आप आगे की 3-4 स्लाइड जो हमने ऑब्जेक्ट ये सब जो लिखा है वो आप लिखोगे, आपको टाइम दिया जा रहा है।
थर्ड स्लाइड। वर्क्स कमिटी। कंसिलिएशन ऑफिसर। ओके, तो ये कंसिलिएशन ऑफिसर क्या क्या काम करता है? कंसिलिएशन करता है, ये व्हाट डू यू मीन बाय कंसिलिएशन? दो लोगों के बीच में एक रास्ता निकाल के देना, फॉर्मली और थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में। भाई थोड़ा सजेशन दिया, सजेशन सुना, फिर थोड़ा बोला ऐसा कर लो, फिर बोले नहीं ऐसा करते, फिर एक सॉर्ट आउट करके लेना। मीडिएशन क्या करता है? दो लोग को साथ में लाता है और उनको बोलता है तुम डिसाइड करो। कंसिलिएशन ऑफिसर मीडिएशन भी करता है और थोड़ा बहुत आर्बिट्रेशन भी करता है। ये आपने पढ़ा होगा, आपको थोड़ा डिटेल ज्यादा मालूम होगा। कंसिलिएशन का काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों फाइट कर रहा है, क्या रियलिटी है, क्या क्लेम कर रहा है, सर्च करेगा एम्प्लॉय की मांगे सही है कि गलत है, एम्प्लॉयर जो बोल रहा सच है कि गलत है। उसके बाद दोनों के बीच में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कराएगा कि भाई सॉर्ट आउट करो, खत्म करो तुम्हारा झगड़ा, क्योंकि तुम्हारे झगड़े से देश को नुकसान है, प्रोडक्शन रुक चुका है, लोगों को क्वालिटी गुड्स नहीं मिल रहा है, तो एम्प्लॉय का नुकसान है, एम्प्लॉयर का भी नुकसान है। करेक्ट है बात? और ये पूरा रिपोर्ट सेंड करेगा टू द गवर्नमेंट, एंड अगर फेलियर है तो भी गवर्नमेंट को बताएगा कि देखो भाई मैंने ट्राई किया बट ये रास्ता नहीं निकला। समझ आया मेरी बात? तो फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हाट आर द फंक्शंस? ही ट्राई टू कंसीलिएट, दो लोग को साथ में लाना, उनके बीच में बेसिकली उनके पूरे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनके बीच में सेटलमेंट लाना, जो भी सेटलमेंट रास्ता निकला है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना, रास्ता नहीं भी निकला तो भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना, फेलियर हो या सक्सेस हो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखोगे आप। ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, ड्यूटीज ऑफ, कंसिलिएशन ऑफिसर,
ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, पहला कंसिलिएशन, कंसिलिएशन इसका डिटेल अंदर का आपने सिर्फ रीड करना है। सेकंड इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, तीसरा सेटलमेंट, रास्ता सॉर्ट आउट करना, सेटलमेंट, सेटलमेंट, चौथा सेंड रिपोर्ट ऑफ सेटलमेंट, सेंड रिपोर्ट ऑफ सेटलमेंट, सेंड रिपोर्ट ऑफ सेटलमेंट, एंड लास्ट रिपोर्ट ऑफ फेलियर, फेलियर भी बताना, रिपोर्ट ऑफ फेलियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्यूटीज। अब कंसिलिएशन बोर्ड, कंसिलिएशन ऑफिसर अलग है, कंसिलिएशन बोर्ड अलग है, कंसिलिएशन ऑफिसर अलग है, कंसिलिएशन बोर्ड अलग है। सब बोर्ड क्या है, बोर्ड बनाता कौन है, बोर्ड बनाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जिसको एप्लीकेबल है। बोर्ड क्या करता है, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट खत्म करो भाई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा खत्म, स्ट्राइक बंद करो, ये सब इनके बीच में रास्ता निकाल के देना, करेक्ट है बात। और बोर्ड में कितने लोग हैं, चेयरपर्सन, मेंबर्स, मेंबर्स में 2 to 4 मेंबर्स इन इक्वल, भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के मिक्सचर रहेंगे, इंडस्ट्रियल ओनर्स के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रहेंगे। इन चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसका कोई लेना देना, बायस नहीं है, न्यूट्रल पर्सन, समझो मेरी बात। सर बोलेंगे कि फिर ये कंसिलिएशन बोर्ड तो वही काम कर रहा है, अरे जो मैटर्स गवर्नमेंट को अप्रोच किया जाता है कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट खत्म करो, जो मैटर्स गवर्नमेंट के पास आते हैं, लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय गवर्नमेंट को अप्रोच हुए, वो खुद होके नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहे, ठीक है, जो मैटर्स वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि प्लीज सेटल द डिस्प्यूट, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, कंसिलिएशन बोर्ड अपॉइंट किया है, वो लोग को सेटल करने बोलेगा, समझे मेरी बात। तो सिंपल बात है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय खुद कर रहे हैं, बट एक मध्यस्तर इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज कंसिलिएशन ऑफिसर। बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे, वो लोग ने गवर्नमेंट को बोला तुम देखो, तो गवर्नमेंट किसको मैटर रेफर करेगा, कंसिलिएशन बोर्ड, किसको करेगा, कंसिलिएशन बोर्ड। देखो यहाँ पे रीड करते हैं, हु कॉन्स्टिट्यूटेड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, प्रमोटिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। What is the composition? Chairman and members, 2 to 4 members appointed in equal numbers. When the parties in industrial dispute apply to government, parties खुद होके नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय खुद होके नहीं, वो गवर्नमेंट के पास जाके रोना धोना कर रहे हैं, अप्लाई टू गवर्नमेंट टू रेफर डिस्प्यूट to the conciliation board, and if government satisfied it may make a reference to the conciliation board। समझो मेरी बात, करेक्ट है बात। अब कंसिलिएशन बोर्ड का क्या काम है, वही जो कंसिलिएशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करो, उनके बीच में एक रास्ता निकालो, मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो, फेलियर हुआ तो भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो कि भाई रास्ता नहीं निकल रहा है, कुछ भी हमें कुछ उम्मीद नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के झगड़े खत्म नहीं हो रहे, हमने सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, देखो ये चीज है। तो ये कंसिलिएशन बोर्ड का काम रहेगा। गवर्नमेंट भी खुद होकर कुछ डिस्प्यूट्स के अंदर या कुछ जहां पर गड़बड़ लग रही है, वो खुद होकर ऑन देयर ओन इंक्वायरी करवा सकते हैं, भाई क्या चल रहा है, रिलायंस में क्यों एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे जा रहे हैं, टाटा में क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी तो आज सोशल वेलफेयर करना है ना भाई, सब खुश है, तो गवर्नमेंट खुद होकर इंक्वायरी करते हैं, वो खुद होकर, दैट इज कॉल्ड एज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। क्या बोलते हैं हम उसको, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। देखो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या लिखा है, Court of inquiry looks into only matters which are referred by government and submit the report to the government। जो गवर्नमेंट बोलेगा वही, और वो खुद होकर, देखो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो लोग रहेंगे वो लोग अपने मन से नहीं, गवर्नमेंट ने बोला तो इंक्वायरी करेंगे और गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करेंगे। एंड ओकेजन राइजेस गवर्नमेंट कैन इनिशिएट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, खुद होकर, ठीक है। वेयर अ कोर्ट consist of 2 or more members, one of them shall be appointed as chairman। अब एक चेयरमैन अपॉइंट होगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाज टू फाइंड आउट द मैटर्स कनेक्टेड विद रेलेवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अरे गवर्नमेंट को भी तो लॉस बना देते, पॉलिसी वालों को पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है, समझो मेरी बात, इसलिए गवर्नमेंट भी को बहुत बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाता है, करेक्ट है बात। एक सेकंड होल्ड करो, ड्यूटीज हमने लिख लिया, ये वाला स्लाइड आप लिखोगे, राइट डाउन हेडिंग कंसिलिएशन ऑफिसर।
ठीक है, तो नाउ आवर फोकस इज टू लर्न अबाउट स्ट्राइक, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट। स्ट्राइक कैसे होगा, क्या होगा, ले ऑफ का मतलब क्या है, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है, देखो ना। तो सबसे पहले स्ट्राइक और लॉकआउट में डिफरेंस क्या है। स्ट्राइक एम्प्लॉइज करते हैं, ले ऑफ एम्प्लॉयर करता है। स्ट्राइक एम्प्लॉइज करते हैं अपने डिमांड कि भाई हम काम पे नहीं आएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, ये तो आप बहुत मूवीज में भी देखते हैं। ले ऑफ एम्प्लॉयर करता है कि भाई मेरी बात सुनो तो मैं काम से निकालूं, मतलब ये ऐसा होना चाहिए। एम्प्लॉयर अपनी डिमांड पूरी करने के लिए ले ऑफ करता है। तो स्ट्राइक इज अ वेपन टू एम्प्लॉय एंड ले ऑफ इज अ वेपन टू और विथ एम्प्लॉयर। समझो मेरी बात। देखो यहाँ पे देखो, रीड करते हैं। स्ट्राइक is a weapon in the hands of workers and lockout, और leave बोला था, lockout is a weapon in the hands of employer। Employee used to force their industrial demand and lockout is used to force the employee to accept employer view। एम्प्लॉयर अपनी व्यू डिमांड पूरी करने के लिए लॉकआउट रास्ता यूज करता है, बंद करते हैं, फैक्ट्री बंद, जो करना घर जाओ, सब घर जाओ, ठीक है, और ये हम काम भी नहीं, जो करना है करो। तो ये हो गया स्ट्राइक। एम्प्लॉई अपनी पूरी डिमांड पूरी करने के लिए स्ट्राइक करते हैं और एम्प्लॉयर अपनी पूरी डिमांड करने के लिए लॉकआउट करते हैं। दोनों गलत है, देश का नुकसान है। व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर स्ट्राइक एंड लॉकआउट। दोनों केस में सबसे पहले पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, डॉक्टर्स, जो पब्लिक, रेलवे, अचानक बैंक्स, सब लोग स्ट्राइक पे चले गए। बैंक्स या एग्जाम्पल है, सब रेलवे के लोग, अरे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, आज सब लोगों का ये बस कंडक्टर, सारे बस ड्राइवर्स सब स्ट्राइक पे गए। ऐसा नहीं जा सकते भाई, तुम्हारे स्ट्राइक की वजह से लोग परेशान होंगे। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वाले लोग जब भी स्ट्राइक करना चाहते हैं उससे पहले 6 वीक्स पहले उनको नोटिस देना है। 6 वीक पहले देना ही है। अब वो 6 वीक पहले नोटिस देना है, 6 वीक पहले दो, 7 वीक पहले दो, 8 वीक पहले दो, 10 वीक पहले दो, बट 6 वीक पहले देना है। जब भी दोगे उसके इमीडिएट, आज नोटिस दिया बोले कल से स्ट्राइक, जब भी नोटिस दोगे 14 दिन तक तो स्ट्राइक जा ही नहीं सकते। 14 दिन तक, अरे भाई तुम अचानक आज बोलेंगे कल से हम स्ट्राइक पर है, ऐसा थोड़ी ना। अब एक एम्प्लॉय था मेरे पास, उसके मैंने सैलरी में बेसिकली उसको एडिशन करके नहीं दिया, मुझे लगा यार वो डिजर्विंग नहीं है, तो वो बंदे ने क्या कर दिया, अगले दिन ऑफिस ही नहीं आया, बताया भी नहीं। मैंने फोन किया कि भाई क्यों नहीं आया, बोले मैं स्ट्राइक पे हूँ। बोला क्या हुआ, बोले सैलरी एक्सपेक्टेशन। अरे बोला वाह, बोले ये कोई एथिक्स है कि भाई तुम आज सुबह बता रहे हो कि मैं आज से नहीं आ रहा हूँ, तेरे हाथ में जो काम है वो क्या, बोले वो आप देखो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरी बात समझ रहा, कोई प्रोटोकॉल है। आपको जब भी स्ट्राइक करना है उसके 6 वीक पहले तक आपको विद इन नोटिस शुड बी गिवन, विदाउट गिविंग नोटिस विद इन 6 वीक्स। 6 वीक में आपको नोटिस देना है, और जब भी नोटिस दोगे उसके 14 दिन, ठीक है ना बात, 14 डेज तक आप स्ट्राइक नहीं आता। अरे भाई थोड़ा तैयारी देने को टाइम तो दो उनको, काम इम्पैक्ट होगा लोग, अरे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, लोग बस बंद, रेलवे बंद, ऐसे कैसे करें। और जब भी एक बात समझना, या फिर जो भी डेट नोटिस का डेट है उससे पहले आप स्ट्राइक, सपोज मैंने एग्जांपल 1 जनवरी को बोला कि मैं 20 मार्च को स्ट्राइक पे आ रहा हूं, तो 20 मार्च से पहले मैं स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकता अगर डेट मेंशन है तो। 1 जनवरी को मैंने बोल दिया कि मैं स्ट्राइक पे जा रहा हूं, तो मैं 14 जनवरी तक स्ट्राइक तो नहीं कर सकता, 15 जनवरी से कर सकता हूं, 15 जनवरी से कर सकता हूं। और अगर ऑलरेडी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कंसिलिएशन चल रहा था, कुछ उन्होंने मध्यस्तर लाके निकाला, अचानक बीच में स्ट्राइक कर दिया, ऐसा नहीं, ना स्ट्राइक कर सकते ना लॉकआउट कर सकते। अगर कंसिलिएशन चल रहा था, दोनों लोग के बीच में एक ऑलरेडी कंसिलिएशन ऑफिसर है, ऑलरेडी उनके बीच में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का रास्ता निकाल रहा चल रहा था, अचानक आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। समझे मेरी बात। तो पहली बात, आपको जब भी स्ट्राइक करना है 6 वीक्स पहले तक आपको नोटिस देना है। जब भी नोटिस दोगे उसके 14 दिन में तो स्ट्राइक नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने नोटिस में डेट मेंशन किया उससे पहले फिर स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, उससे पहले आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, उसके बाद ही कर सकते हो। और अगर कंसिलिएशन चल रहा था तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे कुछ चीज है, कौन से केस में स्ट्राइक लॉकआउट अलाउड ही नहीं। वन इज कंसिलिएशन, ऑलरेडी कोर्ट मैटर चल रहा है, लेबर कोर्ट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोर्ट मैटर चल रहा है और इधर स्ट्राइक कर रहे हैं। अब कोर्ट बोलेगा वो सुनो, आर्बिट्रेशन चल रहा है तो आर्बिट्रेटर जो बोलेगा सुनो, तुम अपने मन से स्ट्राइक लॉकआउट मत करो, ना स्ट्राइक होगा ना लॉकआउट होगा। समझो मेरी बात। या फिर ऑलरेडी कंसिलिएशन चल रहा है तो तुम अभी कंसिलिएशन पूरा होने दो, उसके 7 दिन तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, पूरा कंप्लीट होने तक भी। या ऑलरेडी हमने क्या किया है,
उनके बीच में एक डिसीजन आया, आर्बिट्रल अवार्ड, ये नाम सुना होगा ना, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है ना, मतलब दो लोग के बीच में एक आर्बिट्रेटर है, वो जो डिसीजन लेता है उसकी इंप्लीमेंटेशन चल रही है, अब तुम स्ट्राइक कर रहे हो, अरे भाई फाइनल सेटलमेंट साइन हो गया सब, तुम स्ट्राइक करो, क्या मतलब है। तो इन शॉर्ट, अगर कंसिलिएशन चल रहा है, कंसिलिएशन पूरा होने तक 7 दिन तक स्ट्राइक नहीं कर सकते, आर्बिट्रेशन चल रहा है, आर्बिट्रेशन पूरा होने तक स्ट्राइक नहीं कर सकते 2 महीने तक, और उसके बाद वैसे ही कोर्ट मैटर चल रहा है तो 2 महीने तक, कंक्लूजन के भी 2 महीने तक स्ट्राइक नहीं कर सकते, और जब आपका फाइनल सेटलमेंट चल रहा है तब आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये स्लाइड पे वापस आऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप इसको लिखोगे, एक सेकंड, स्टार्ट राइटिंग दिस। ये वाला स्लाइड आप लिखेंगे, 2 मिनट में डिस्कस भी करेंगे।
देखते हैं, अगर कंसिलिएशन चल रहा है, कंसिलिएशन होने तक और प्लस 7 दिन, वहां तक आप स्ट्राइक ना लॉकआउट, सो लॉकआउट पूरा बंद कर, वो एम्प्लॉयर धमकी दे रहा है, जाओ काम बंद कर दूंगा, जो करना है करो, समझे? आप बोले सर क्यों दे रहा है, उसको कुछ अपनी डिमांड्स पूरी करनी है, ठीक है? या ऑलरेडी लेबर कोर्ट में मैटर चल रहा है, कंप्लीट होने तक और उसके बाद 2 महीने तक स्ट्राइक लॉकआउट नहीं होगा। अरे देखो तो सही, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उससे क्या हो रहा है, तो लगेज इधर कोर्ट ऑर्डर आया है नहीं, खत्म, अगले दिन से स्ट्राइक लॉकआउट। या फिर आर्बिट्रेशन चल रहा है, आर्बिट्रेशन पूरा होने तक प्लस 2 महीने में कुछ आप नहीं कर सकते हो। और पीरियड इन विच अवार्ड और सेटलमेंट इज इन ऑपरेशन, जब वो अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड, सेटलमेंट एग्रीमेंट, कंसिलिएशन में सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है और आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल अवार्ड, ये आपने पढ़ा होगा, वो तब इंप्लीमेंट कर रहे तब आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना बात? ले ऑफ, ले ऑफ मतलब क्या भाई, रॉ मटेरियल नहीं है, काम नहीं है, जैसे बिल्डर है, पैसे नहीं, बोले मटेरियल लाने के लिए सीमेंट स्टील नहीं है अपने पास, तुम 10-15 छुट्टी लो, काम नहीं है, तो फिर तुम्हें पगार नहीं मिलेगी, 15 दिन आराम करके आ जाओ। अरे ले ऑफ भाई, उसमें एम्प्लॉय की गलती क्या है? एम्प्लॉय बोलता भाई मैं तो तैयार हूँ काम करने के लिए, अब आपके पास मटेरियल नहीं है, कोल नहीं है, ये नहीं है, जो भी हो वो रॉ मटेरियल नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं तो काम पे आने को रेडी हूं, मेरा तो घर इस पे भरोसा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, समझो? तो उस केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलता है कि एम्प्लॉई को ले ऑफ कंपेंसेशन मिलना चाहिए, कि भाई वो ठीक है, बोलेगा मुझे क्या करना, मुझे मेरा सैलरी दो, तुम मत काम करो भाई, समझो? तो आज जैसे एग्जाम्पल है कि एम्प्लॉय को बोला जाता है कि भैया छुट्टी है, जब वो आ रहे हो, क्यों छुट्टी है, बोले सीमेंट नहीं अवेलेबल है या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो एम्प्लॉय बोलेगा भाई दैट इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन, वो भी इंग्लिश ग्रेजुएटेड है, सोचो ऐसे इंग्लिश बोल रहा है, अरे बोले आई वांट माय सैलरी, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो एम्प्लॉय को ले ऑफ कंपेंसेशन देना पड़ेगा। सी लॉकआउट मतलब बंद करने की धमकी देना, स्ट्राइक मतलब तुम काम नहीं कर रहे एम्प्लॉय, ले ऑफ मतलब भाई मटेरियल नहीं, घर जाओ, आज कोई काम नहीं, कल देखेंगे, या 15 दिन आराम करो, 20 दिन आराम करो, ऐसा बहुत सारी कंपनी करने लगे, तो दे हैव टू गिव ले ऑफ कंपेंसेशन। बट कुछ केसेस में कंपेंसेशन नहीं देना है, जो एस्टैब्लिशमेंट में 50 एम्प्लॉय से कम है वहां पर नहीं देना, या सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, सीजनल तो सीजनल ही चलता है, जब सीजन आए तो काम करेंगे, बाकी टाइम नहीं करेंगे, तो अरे जब 3 महीने का सीजन है, बढ़िया सैलरी दे दिया, सब दिया, बट बाकी टाइम हम क्या करें, समझो? तो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है, या जहां पर भी 50 से कम एम्प्लॉइज है और छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बर्डन का डाले उन पे कि तुम ले ऑफ कंपेंसेशन दो, वैसे छोटा है ऑर्गेनाइज, 10 लोग क्या काम कर रहा है, 20 लोग क्या काम कर रहा है, उनको बोलेंगे काम नहीं है, पैसा दो, तो कहां से देंगे, ठीक है? बट जो एस्टैब्लिशमेंट में है, ठीक है, जहां पर भी 50 से ज्यादा है, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि वो ले ऑफ कंपेंसेशन देंगे, तो देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। तो कौन से केस में नहीं देना है? those establishment where there is less than 50 or it is a seasonal establishment. और कहां देना है? where there are more than 50 or there is an agreement between employer and employee that lay off compensation will be given. सर कितना compensation? क्या? ठीक है, तो यहाँ पर 45 डेज तक उनको ले ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि 45 डेज तक तुम घर पे काम नहीं, 1.5 महीना आराम करो, बट 45 डेज से ज्यादा, अरे एम्प्लॉयर के लिए भी नुकसान है, एम्प्लॉय के लिए भी नुकसान है, एम्प्लॉयर के लिए भी नुकसान है और एम्प्लॉय के लिए भी नुकसान है। एम्प्लॉयर को नुकसान है, एम्प्लॉय, अरे एम्प्लॉयर नहीं कमाएगा, उसको तो कॉस्ट देना है, एक हद तक वो अपनी जेब से पैसा दे देगा, बट 45 डेज से ज्यादा अगर हो रहा है तो कैसे सस्टेन कर? तो 45 डेज मैक्सिमम ले ऑफ अलाउड है, और जब ले ऑफ के टाइम पर आपको 50% सैलरी तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, पूरा नहीं बट एटलीस्ट 50% ऑफ बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस देना पड़ेगा। कितना? 50%। कितने दिन तक ले ऑफ अलाउड है? 45 डेज। और कितनी सैलरी तब देनी है? 50%। 100% कहां से देगा? काम ही नहीं है तो क्या करेगा, बट 50% देना पड़ेगा। सो 45 डेज के बाद नहीं, फिर ले ऑफ नहीं चलेगा, ले ऑफ नहीं चलेगा, एम्प्लॉय को काम पे आएगा, आप काम रहो मत रहो, वो फैक्ट्री में बैठेगा, उसको पूरी सैलरी 100% सैलरी। करेक्ट है बात? सर कौन से एम्प्लॉय को ले ऑफ का अधिकार नहीं है? जिसका भी नाम एम्प्लॉय के रजिस्टर में है ही नहीं, वो कभी तो भी आता है जाता है, या बेसिकली ठीक है ना, वो नॉट बैडली और कैजुअल, सॉरी बैडली बदली हुआ आना चाहिए, तो मिस्टेक है, बदली BADL है, बदली मतलब मैं 4 दिन नहीं आ रहा हूँ, मेरी जगह पर मेरा भाई आएगा काम करे, बदली कैजुअल वर्क, कभी तो भी आया, एक दिन काम करके चला गया, फ्री था बैठ गया, ऐसा नहीं। बदली और कैजुअल वर्कर रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। बदली वर्कर मतलब क्या? रामलाल बीमार है तो रामलाल गांव जा रहा है, तो रामलाल ने अपने भाई श्यामलाल को भेज दिया कि मेरे जगह 8 दिन ये काम करेगा, बदली वर्कर। कैजुअल वर्कर मतलब क्या? एक आधा दिन काम करके चला गया, एक दिन फ्री था,
ओनर को भी जरूरत थी लोडिंग अनलोडिंग सामान का, तो उसने लगा दिया, तो कैजुअल वर्कर। या कंटिन्यूस आज ज्वाइन किया कल ले ऑफ हो गया, आज ज्वाइन करा 4 दिन ले नहीं, पिछला 1 साल काम किया, मतलब वो कंपनी में पुराना है, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस, एंड लेड ऑफ कंटिन्यूसली हो या इंटरमेंटली हो, कंटिन्यूस 45 डेज हो या 10 दिन फिर 5 दिन तो भी मिलेगा, 3 दिन। ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने 5 दिन काम करा है फिर 3 दिन बोला ले ऑफ, फिर 10 दिन काम करा है फिर बोला 2 दिन ले ऑफ, चलेगा तो भी ले ऑफ देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंटली, करेक्ट है बात। या कंटिन्यूस 40 डेज काम नहीं है तो कंटिन्यूसली। एंटाइटल टू ले ऑफ कंपेंसेशन, तो अगर जिसका भी नाम रजिस्टर्ड है मस्टर रोल में एम्प्लॉय रजिस्टर के अंदर, जो बदली वर्कर नहीं है, जिसको एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस हो चुका है और उसको ले ऑफ करा हुआ है, कंटिन्यूसली किया हुआ या इंटरमिनेंटली किया हुआ है, उन वर्कर्स को ले ऑफ कंपेंसेशन मिलना चाहिए, उन वर्कर्स को ले ऑफ कंपेंसेशन मिलना चाहिए। वेरी क्लियर, ठीक है। आप ये स्लाइड लिखोगे।